पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, मोहित के बाद नवाब पर बुलडोजर चलेगा क्या? मोहित अखिलेश के करीबी, ये आप देख रहे हैं नवाब, जो नए नए नवाब हैं कन्नौज वाले, और ये आप देख रहे हैं अयोध्या वाले अवधेश प्रसाद के साथ मोहित पर रेप का आरोप, गैंगरेप का, सपा नेता। अखिलेश के राइट हैंड नवाब पर भी रेप की कोशिश का आरोप, नाबालिग से, सपा नेता, दोनों सपा नेता। अगली तस्वीर देखिए जरा, मोहित के घर पर बुलडोजर चलाया योगी ने, मोहित की संपत्ति पर बुलडोजर चला, बेकरी पर बुलडोजर चला। अब मोहित के बाद सपा नेता, दूसरे सपा नेता नवाब की तस्वीर देखिए जरा, ये नवाब का होटल है, ये आलीशान होटल कन्नौज में जो बना है, ये नवाब का होटल है। न सिर्फ होटल, नवाब के कॉलेज भी है कन्नौज में। अखिलेश यादव के करीबी, क्या अब इनके होटल पर चलेगा बुलडोजर, क्योंकि इन पर लगे हैं संगीन आरोप। तस्वीर देखिए जरा अगली, अखिलेश यादव के साथ आपको नवाब दिख रहे हैं, ये अखिलेश यादव खड़े, ये राहुल गांधी खड़े, और देखिए नवाब आपको नजर आ रहे हैं। इस अखिलेश राहुल के साथ भी नवाब नजर आ रहे हैं, ये खड़े नवाब सिंह। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब अखिलेश राहुल तक पहुंच है इसकी, आगे आ गया, देखिए पीछे था मंच पर, देखा तस्वीर आ रही है, तुरंत आगे आ गया, तो आप समझिए ये कितना रसूखदार होगा कि अखिलेश राहुल के साथ मंच पर खड़ा हो गया आकर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बड़े लोग हैं इन पर शिकंजा कसना, इन पर कार्रवाई करना सबसे मुश्किल काम। अगली तस्वीर देखिए जरा, जब इन नवाब साहब पर रेड पड़ी पुलिस की, तो निक्कर में थे, ये हालत देख रहे हैं। नवाब सिंह यादव मौजूद थे, जैसे ही पुलिस पहुंची है वहां उठकर खड़े हो गए। ये पुलिस पहुंची, पुलिस को देखने के बाद देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया इनको। और इन पर बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप है। ये पुलिस पहुंची है, तब पुलिस ने उसके बाद नवाब साहब को गिरफ्तार किया है। ये देखिए नवाब उठकर बैठे, उठकर बैठने के बाद पुलिस को देख रहे हैं जिस हालत में थे, उसके बाद देखिए कपड़े पहनना शुरू किया है पुलिस को देखने के बाद। ये नवाब साहब पर कार्रवाई हुई है, नवाब साहब गिरफ्तार है अभी। नवाब सिंह यादव 14 दिन जेल में है फिलहाल, लेकिन संपत्ति रसूख कन्नौज में बहुत है। अब इसकी तैयारी हो रही है, क्या बुलडोजर चलेगा। अब देखिए जरा ये आदमी कितने बड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े, डिंपल यादव और नवाब सिंह। सवाल यह है, अपने बगल में हर मंच पर खड़ा किया अखिलेश ने, अब तक कुछ नहीं बोला है। डिंपल यादव ने भी अब तक नवाब पर कुछ नहीं बोला है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नवाब की गिरफ्तारी हो गई, अब नवाब जेल में हवालात में है, 14 दिन जेल में रहेंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा, आज पीड़िता का बयान भी दर्ज हुआ है मैजिस्ट्रेट के सामने। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पीड़िता को लेकर पुलिस जिस वक्त कोर्ट पहुंची है और वहां पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा का बुलडोजर क्या यहां गरजेगा, पहले अयोध्या और अब कन्नौज। देखिए रिपोर्ट। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मोहित के बाद अब नवाब की बारी है, नवाब की प्रॉपर्टी पर भी चल सकता है बुलडोजर। नाबालिग से रेप की कोशिश में नवाब पर प्रशासन सख्त। दरअसल निक्कर के चक्कर में फंस गई सपा, अयोध्या से उबरने की कोशिश कर रही थी, अब कन्नौज में उलझ गई। कन्नौज पीड़िता का आज मेडिकल हुआ, कल पॉस्को में सुनवाई होगी। पीड़िता का मेडिकल होना है, उसके मेडिकल के लिए सब पॉस्को के मामले में किसी की डिटेल नहीं बताई। लेकिन अखिलेश की पार्टी बेअसर है, सपा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अयोध्या से पल्ला झाड़ा, अब कन्नौज से भी किनारा। जबकि नवाब की तस्वीर अखिलेश के साथ है, डिंपल के साथ है, नवाब राहुल के साथ भी मंच साझा कर रहा है, इसलिए नवाब के हौसले बुलंद हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन नवाब को मालूम नहीं कि वो बाबा के शिकंजे में है। उसके खिलाफ 15 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, 16वां दर्ज हो गया है। अब अखिलेश के निक्कर वाले नवाब के बचने के कम ही आसार हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो याद रखना, उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। अब देखिए कल से पॉक्सो में केस चलेगा अखिलेश के करीबी पर। समाजवादी पार्टी चुप है, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि खाली सपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं। यह है देखिए नवाब साहब जेल में, योगी बाहर डंडा लेकर खड़े। समाजवादियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नवाब सिंह यादव पर शिकंजा और कस गया है।
ये साथ में खड़े परिवार के। नवाब सिंह पर कल से पॉक्सो कोर्ट में केस चलेगा। जिसके साथ हैवानियत हुई वो 15 साल की बच्ची है। इससे पहले आज पीड़िता का मेडिकल कराया गया। कन्नौज में 2 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। उन्होंने मेडिकल किया बच्ची का। मेडिकल के बाद उसका बयान दर्ज किया गया। जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है। रविवार को रेप की कोशिश का मामला सामने आया था। जब आरोपी ने रेप करने की कोशिश की, पुलिस ने मौके से नवाब को गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस ने नवाब को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने नवाब सिंह को 14 दिन की जेल भेज दिया था। अब सवाल यह है कि नवाब अंदर है, लेकिन समाजवादी पार्टी घिरी हुई है। जुबानें सिल गई हैं, जवाब नहीं है। बीजेपी घेर रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं सुनिए, और कन्नौज से ही पूर्व सांसद सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही। जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, वो व्यक्ति जो जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है, तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। और आइए अब आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी का नवाब घिरा तो पार्टी ने किनारा कर लिया। देखिए जरा, बाकायदा चिट्ठी जारी हो गई है। इस चिट्ठी में लिखा है लगभग 5 साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। यहां तक कि नवाब सिंह यादव पार्टी के प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य भी नहीं है। अब सवाल यह है, जो सबके बगल में खड़ा था कल तक, आज जब आरोप लग गया है तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, समाजवादी पार्टी बेनकाब हो गई है। अयोध्या कन्नौज में चरित्र सामने आ गया है। अब अखिलेश डीएनए की बात करेंगे या फिर पीडीए की। जूही सिंह कह रही है, नवाब सिंह सपा के पुराने नेता हैं। नवाब सिंह यादव अब सपा में नहीं है। लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी? देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं नवाब से ताल्लुक नहीं, ऊपर से लड़की पर ही सवाल उठा रही है जूही सिंह जी। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं, सपाइयों का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उनकी दुनिया उनकी करतूतों को अच्छे से जानती है। दरिंदगी करने वालों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। रविदास मेहरोत्रा सपा नेता कह रहे हैं, पार्टी में नहीं है नवाब सिंह यादव। उन्हें कब का पार्टी से बाहर कर दिया गया? आज सब पार्टी से बाहर करे दे रहे उन्हें। 6 साल से नवाब को पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ओपी राजभर कह रहे हैं, यूपी में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई होगी। सुब्रत पाठक कह रहे हैं, कन्नौज की घटना सपा का असली चरित्र है। अब सपा नवाब सिंह से मुंह छिपाना चाहती है। 25 जुलाई को अखिलेश ने उसे शोक संदेश भेजा था। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि सपा के नवाब सिंह यादव पर रेप का केस चलेगा। जी हां, खबर यह, बहुत बड़ी खबर कन्नौज से निकल कर आ रही है कि रेप की पुष्टि हो गई है नाबालिग के साथ। बहुत बड़ी खबर, हिला देने वाली खबर है। अब तक रेप की कोशिश का मुकदमा था, लेकिन नाबालिग बच्ची जिसका आज मेडिकल हुआ, 15 साल उसकी उम्र है, मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान हुआ। मेडिकल के बाद रेप की पुष्टि की जानकारी मिल रही है। ये आप नवाब सिंह यादव को देख रहे हैं। जब पुलिस पहुंची है धरपकड़ करने, तो नवाब सिंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। यहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई, अपने ही ठिकाने पर मिले। पुलिस पहुंची अंदर और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन अब रेप का मामला चलेगा अखिलेश के एक और नेता पर। मोहित खान के बाद अखिलेश के दूसरे नेता नवाब सिंह यादव पर रेप का मामला चलेगा। रेप की पुष्टि हो गई है। अयोध्या के बाद कन्नौज से खबर मिल रही है और ये हिला देने वाली खबर है। ठीक उपचुनाव से पहले एक के बाद एक, अयोध्या के बाद कन्नौज से खबर कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता, उनके पुराने करीबियों पर रेप के आरोप लग रहे हैं और नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोप। मोहित खान पर बच्ची से गैंगरेप का आरोप था, तो यहां
नवाब सिंह पर भी रेप के मामले में ही केस चलेगा। रेप की पुष्टि हो गई। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाता हूं। एसपी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि रेप की पुष्टि इस मामले में हुई है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। तो आपने एसपी साहब को सुन लिया जो कह रहे हैं रेप की पुष्टि हो गई। अब जरा सियासतदानों को सुनिए, इसके बाद हंगामा और बड़ा होने वाला है। सुनिए। बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। अगर वो कोई अपराध में पकड़े गए हैं और ये कहा जाए कि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के बाद से उनसे किनारा कर लिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस तरीके के आरोप लगा रही है पार्टी पे। नवाब सिंह से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पीड़िता पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे कि कौन सा जॉब ढूंढने जा रही थी, नार्को टेस्ट हो पीड़िता का, परंतु कांग्रेस पार्टी चुप है, पूरा इंडिया अलायंस चुप है। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ये अब मैं आपको बताऊं कि नवाब साहब की संपत्ति देखिए जरा, थोड़ी बहुत नहीं है। ये कॉलेज है नवाब का, लंबा चौड़ा कॉलेज नवाब सिंह यादव का है। यह कॉलेज कन्नौज में है मौजूद। न सिर्फ कॉलेज है उनका, बल्कि अगली तस्वीर देखिए जरा, यह होटल भी है। वहां का चांदनी होटल कन्नौज का बड़े होटलों में शुमार है। यह होटल भी नवाब सिंह साहब का है। और नवाब सिंह यादव सपा के नेता कार्यकर्ता जब पहुंचते हैं कन्नौज तो यहीं ठहरते हैं। अब क्या नवाब की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि यूपी में योगी ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं। यह है नवाब का होटल और यह नवाब अंदर। नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाबालिग से रेप की कोशिश के बाद पुलिस सख्त है। पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। रिकॉर्ड के मुताबिक अखिलेश के नवाब पर 15 मुकदमे दर्ज थे अब तक पहले से, और बड़े बड़े मुकदमे। रविवार को रेप की कोशिश का, अब यह रेप का मुकदमा हो गया है। 16वां मुकदमा भी दर्ज हो गया। नवाब पर लूट, बलवा, मारपीट, धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। नवाब के खिलाफ पहला केस 2004 में दर्ज हुआ था, लेकिन नवाब सियासी रसूख का फायदा उठाता रहा क्योंकि नवाब अखिलेश और डिंपल का करीबी है। नवाब इंडिया अलायंस पर मंच साझा करता रहा। कन्नौज में अखिलेश के नवाब का खासा रसूख है। नवाब सिंह यादव सदर का ब्लॉक प्रमुख रहा है। साथ ही नवाब सिंह एक डिग्री कॉलेज का मालिक भी है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, नवाब के पास होटल भी है जो प्राइम लोकेशन पर कन्नौज की है। अब अगर संपत्ति अवैध पाई जाती है तो बाबा का बुलडोजर उस पर चलेगा। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए। हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए जो नवाब के होटल तक पहुंचे। मैं उस जगह पे हूं जहां पर नवाब सिंह यादव ने एक आलीशान होटल बनाया हुआ है। अब आप देखिए इस होटल के बारे में, ये चंदन होटल है, यानी कि होटल चंदन। आप देखिए ये आलीशान होटल कितने बड़े जगह में बना हुआ है।
होटल तो कई कमरे तो इसमें हैं ही, साथ ही आप इसका फ्रंट देखिए जो मेन सड़क पर है। और यह सड़क जो है ये तिरवा और कन्नौज के बीच का जो ये रास्ता है, कन्नौज सिटी और तिरवा पहुंचने के लिए जो मेन ये 4 लेन की जो सड़क है, उसी सड़क के फ्रंट पर यह आलीशान होटल बना हुआ है। आप देखिए होटल के कुछ अंदर की चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से ये एक बड़ा सा लॉन है, यानी बड़ी से बड़ी यहाँ पर पार्टी हो सकते हैं, बड़े से बड़े यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। और ये कम से कम 3rd या 4th फ्लोर का ये पूरा होटल है। आप देख तो राघवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश से आ रही, बांग्लादेश में क्या हिंसा थम जाएगी? क्योंकि अब इस पर सवाल हो रहे हैं जो हालात बने हुए। सवाल यह है क्या भारत का दबाव का असर बांग्लादेश में देखने को मिला है? क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाऊं, जो कुछ बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हो रहा था, मंदिरों में आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, इसके बाद अब क्या हो रहा है, आज की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश के जो चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, इनके घर का घेराव किया हिंदुओं ने। तस्वीर देखिए अगली कि हिंदू पहुंच गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के नए चीफ बने, अंतरिम सरकार के चीफ, उनके घर के बाहर हिंदुओं ने घेराव किया है। देखिए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके अपनों की मौत हो गई है, वो उनकी तस्वीर गले में टांग कर पहुंचे हैं। सभी को देख रहे हैं, अब गले में तस्वीरें टांगे हुए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अब मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं हालात कैसे संभले, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। आज ये मंदिर देख रहे हैं, ढाका का सबसे बड़ा मंदिर, प्रमुख मंदिर ढाकेश्वरी। इस मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के चीफ। देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं आप उसकी कि हिंदुओं से मिले मोहम्मद यूनुस, आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के साथ हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ हैं, उनसे मिले, उनसे मुलाकात की। अगली तस्वीर देखिए जरा, एक और तस्वीर मैं उनकी दिखाऊं। ये ढाकेश्वर मंदिर की तस्वीर है। मोहम्मद यूनुस वहां जाकर लोगों से मिले, उनसे सुना, उनकी पीड़ा जानी, उनके साथ जो अत्याचार हुए वो जाना, उन्हें ढांढस बनाया कि हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचकर इस बात को जान रहे हैं कि उनके हाथ में बहुत सी चीजें नहीं है। क्या उनके आंसू घड़ियाली आंसू हैं? क्योंकि उन्हें पता है जिनके शह पर वो सत्ता में आए हैं वो उनके हाथ की सिर्फ कठपुतली भरे हैं, क्योंकि हिंसा और मारपीट वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पर बिठाया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आज ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की। 5 अगस्त से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश के हिंदू बेहद गुस्से में हैं। ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं से मुलाकात कर हिंसा रोकने का भरोसा दिया। इसके कुछ देर बाद हिंदुओं ने यूनुस के घर पर प्रदर्शन किया। अभी भी बांग्लादेश में स्थिति पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं है। कट्टरपंथी अब भी बांग्लादेश में हिंसा से बाज नहीं आ रहे। और आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि दरअसल हालात क्या हैं। हालात ये है कि मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं ये दिखना ऐसा कि वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। ये ढाकेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पहुंचे थे मोहम्मद यूनुस। ढाका में ढाकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और सरकार की कमान संभालने के 4 दिन बाद हिंदुओं से मुलाकात की। मंदिर में यूनुस ने हिंदुओं से मुलाकात की। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ये मुलाकात हुई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले रोकने की अपील की उन्होंने। देश में शांति व्यवस्था के लिए काम करेंगे उन्होंने कहा। हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले रोके जाएं। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। बांग्लादेश के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से भी एक है। ये बंगाली हिंदुओं के बीच इसकी बहुत मान्यता है। हिंदू हिंसा के खिलाफ हिंदू लगातार प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कई दिनों से और 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हमले हो चुके हैं। यूनुस ने कहा है कि हम सभी एक हैं, बांग्लादेश में सभी के लिए अधिकार समान है। यूनुस ने लोगों से काम करने का मौका देने को कहा है।
सरकार पर राय सुनाने से पहले थोड़ा वक्त मांगा है। आइए अब आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी हालात सामान्य नहीं है। आज भी आप देखिए हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है और प्रोटेस्ट किया है, अपने हालात के सुधार की मांग की है। जैसी परिस्थिति बनी हुई है और भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे, भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए कि जब से हसीना की सरकार गई है और आज तक क्या कुछ हालात बदले हैं। बस करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इससे ज्यादा हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम केयर भी कह सकते हैं। अभी जो सरकार है हमें तो उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमारी पूरी बात सुनी एवं उसने हमें विश्वास दिलाया कि फिर ऐसा कोई ना हो, इसका वो ख्याल रखेंगे एवं हम विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब हिंसा नहीं होगी। हम सभी हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी बांग्लादेश के नागरिक हैं। आपने सुन लिया बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को, लेकिन अभी इतना डर और खौफ है कि ये मंदिरों के बाहर बैठे हुए, देखिए जरा भारी भीड़ है, मंदिरों के बाहर बैठे हैं, सुरक्षा अपने हाथ में खुद की है। देखिए जरा युवा बैठे हैं, दर्जनों युवा हैं जो मंदिरों के बाहर बैठे हैं और अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कहीं से कोई उपद्रवी, कोई कट्टरपंथी ना आ जाए और हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए रातों को जागकर मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पुलिस पर भरोसा नहीं, सेना पर भरोसा नहीं, सरकार शासन प्रशासन भरोसे लायक नहीं, इसलिए खुद ही उन्होंने बीड़ा उठाया है। साथ ही आपको बताऊं अभी जो हालात बांग्लादेश में 14 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त बांग्लादेश में है। मार्केट के हालात ये आपको बताऊं बांग्लादेश की स्थिति क्या है इस वक्त, बांग्लादेश में कहां पहुंच गई है महंगाई। देखिए जरा वॉल 2 पर ग्राफिक दीजिए जरा। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और महंगाई 12-14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हरी मिर्च बांग्लादेश में 400 रुपए किलो मिल रही है। आलू के दाम 70 से 80 रुपए किलो पहुंच गए। खीरा 140 से 160 में पहुंच गया है। टमाटर का रेट 130 से 150 में, बैगन 80 से 110 रुपए किलो मिल रहा है और लौकी 70 रुपए किलो मिल रही है। भिंडी 75 रुपए किलो है। ये इसलिए भी और ज्यादा महंगा है क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि आखिर वहां एटीएम में पैसे नहीं है। एक तो पैसे नहीं एटीएम में, दूसरा महंगाई चरम पर है। ये हालात हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर जो हालात हैं कि अब दूसरी दिक्कत ये है, शेख हसीना के लिए दिक्कत है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं और शेख हसीना वापस जाने की सोच रही है। उनके सुपुत्र ने भी कहा हालात सामान्य हुए तो वापस जाएंगी। शेख हसीना भी ऐसा ख्याल कर रही हैं। तो खबर दूसरी है। खबर यह है कि शेख हसीना अगर गई तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए जरा हत्या का जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मामला क्या है। शेख हसीना, भारत में रह रही शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। हिंसक झड़प में एक किराने की दुकानदार की मौत हुई। दुकान मालिक के करीबी ने केस दर्ज कराया। इसमें हसीना सहित 6 लोगों पर हत्या का आरोप है। 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। बांग्लादेश के कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट से शेख हसीना को यह झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस को केस की जांच के आदेश दिए। बांग्लादेश वापस जाते ही हसीना की गिरफ्तारी हो सकती है। हसीना फिलहाल गाजियाबाद के सेफ हाउस में मौजूद हैं और शेख हसीना अभी भारत में रहेंगी, किसी और देश में नहीं जा रही हैं। शेख हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश में कईयों को पसंद नहीं है। खुद मोहम्मद यूनुस ने भी इसके विरोध में बयान दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार का बयान आया, अगर शेख हसीना को भारत में लंबे समय तक रहने दिया गया तो आप बांग्लादेश के तौर पर एक मित्र खो देंगे। हसीना की भारत में मौजूदगी सही नहीं है।
ये एक बयान था। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। और हालांकि अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार ने एक बयान दिया जो अलग बयान है। हसीना के भारत में ठहरने से दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, ये एक बयान है। सुनिए मिर्जा फखरुल इस्लाम क्या कुछ कह रहे हैं। भारत बांग्लादेश के रिश्ते निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हम हमेशा भारत को अपना पड़ोसी और मित्र मानते हैं, लेकिन हम भारत को कुछ मुद्दों पर समाधान के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। ये बीएनपी पार्टी के नेता यानी खालिदा जिया जो अब तक जेल में थी और बाहर आई हैं, उनकी पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे, जो पाकिस्तान समर्थित भी मानी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कभी भी किसी भी वक्त बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है कि ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर। यह हमला क्या होगा, कैसे होगा, यह आपको बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए जरा, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ। यह आप देख रहे हैं पहला अटैक। यह अटैक बताया जा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है और 400 सेकंड में यह इजराइल पहुंच जाएगी। यानी ईरान ने अपने हथियारों को जांचना शुरू कर दिया है कि ये वो हथियार जो कैसे इजराइल पहुंचे, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और इजराइल के बीच, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो 400 सेकंड में इजराइल पहुंच जाएगी। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर हमले शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट एक के बाद एक दाग दिए। तस्वीर देखिए जरा, ये 30 रॉकेट दागने की तस्वीर है। हिजबुल्लाह ने हमले किए इजराइल पर। विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर हमले का वक्त फाइनल कर दिया है। अब से कुछ घंटे बाद ईरान इजराइल पर हमला करेगा। ईरान की तैयारी को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। अमेरिका ने पहले ही अपने खतरनाक लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेज दिए हैं। ईरान इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेना चाहता है। अगर ईरान ने हमला किया तो दुनिया दो गुटों में बट जाएगी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश होंगे, तो ईरान की तरफ रूस, पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु संपन्न देश। आज की रात दुनिया भर के लिए कयामत की रात साबित होने वाली है। अब देखिए खबर यह मिल रही है कि रात 2 बजे हमला हो सकता है। रात 2 बजे ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर। दरअसल आपको बताऊं, इजराइल और ईरान जंग का काउंटडाउन माना जा रहा है। आज का अभी का जो वक्त है रात 2 बजे तक। ईरान ने इजराइल पर हमले का वक्त तय कर लिया है। अपने हथियार भी इन्होंने टेस्ट कर लिए हैं, किसने कौन सा हथियार चलाना है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद बदला लेने की तैयारी में है ईरान। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। ईरान की धमकी के बाद साफ है कि वो हमले के मूड में है। अमेरिकी मीडिया ने ईरान के हमले का दावा भी कर दिया है। ईरानी समय के अनुसार रात के 2 बजे हमले का दावा किया जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। मिडिल ईस्ट में किसी भी समय जंग का बिगुल बच सकता है। अमेरिका ने इसको देखते हुए तैनाती भी शुरू कर दी है। ईरान ने 57 मुस्लिम देशों के साथ जंग को लेकर बैठक की। बैठक में ही पाक ने मीडियम रेंज मिसाइल देने का वादा भी कर दिया है ईरान के साथ, यानी पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। जंग हुई तो पाकिस्तान शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दे देगा। दावा यह भी है कि अमेरिका का दुश्मन रूस ईरान की मदद कर रहा है। और 2 अगस्त को रूस के कार्गो विमान तेहरान में लैंड हुआ, ईरान की राजधानी में। वो विमान रूस का लैंड हुआ जो हथियार पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या पुतिन ने भी ईरान में भेजे हथियार? ऐसे में रूस से ईरान भारी संख्या में हथियार पहुंचने का दावा है। अगर युद्ध हुआ तो यह तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। वहीं रूस, पाकिस्तान, चीन सहित कई देश
ईरान का साथ देंगे इस स्थिति में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। त्यागी साहब जरा बताइए, ये सिर्फ धमकियां चल रही हैं एक दूसरे का को, मैं तुम्हें बम फोड़ दूंगा, मैं 2 बजे रात को, मैं 9 बजे रात को, या ईरान धमकियां ही दे रहा है या फिर कुछ करेगा भी? हानिया की हत्या हुई है तब उसने फिर दोबारा लाल झंडा फहरा दिया अपनी मस्जिद के ऊपर। इसमें उसको इतनी तकलीफ हानिया की हत्या से नहीं हुई है, बल्कि इस बात से है कि उसकी हत्या ईरान के अंदर हुई है, तेहरान के अंदर हुई है। अब किसी के घर में आग लग जाए तो वो 15-20 दिन इंतजार नहीं करता उसे बुझाने के लिए, तुरंत एक्शन लेता है। अब वो कह रहा है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा। उसने पहले 350 मिसाइलों से हमला करके देख लिया, परिणाम कुछ खास नहीं निकला, यानी कि उस हमले का कोई खास इफेक्ट होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ईरान सिर्फ एक धमकी दे रहा है। जी, त्यागी साहब को बहुत हद तक लग रहा है कि धमकी दे रहा है, लेकिन देखिए जरा अमेरिका ने क्या कर दिया। अमेरिका किसी धमकी को हल्के में नहीं लेता, तो अमेरिका ने क्या किया, अपने हथियार तैनात कर दिए। ये आप देख रहे हैं, ये यूएसएस जॉर्जिया पनडुब्बी जो आप देख रहे हैं, सबमरीन आप देख रहे हैं, ये पानी में उतार दी और बाकायदा ऐलानिया कर दिया, ईरान को बता दिया कि मैं भेज रहा हूं पनडुब्बी। वरना कोई दुश्मन को यह बताता नहीं है कि मैं क्या भेज रहा हूं। क्या एक दूसरे को डराने का काम हो रहा है? अगली तस्वीर देखिए जरा। न सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका ने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत भेज दिया। आप देख रहे हैं इसके ऊपर फाइटर खड़े हुए हैं। ये युद्धपोत चलता फिरता टापू है, एयरबेस है, जहां लगा दिया वहां से फाइटर उड़कर बम गिरा सकते हैं। अगली तस्वीर देखिए। न सिर्फ अब्राहम लिंकन, ये एक और युद्धपोत है अमेरिका का, थियोडोर। ये थियोडोर भी लगा दिया अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए और ईरान को सबक सिखाने के लिए कह लीजिए या डराने के लिए कह लीजिए। लेकिन अमेरिका के ये हथियार है, ये किस काम के? ये क्या वाकई ईरान पर हमला करेंगे या ईरान को डराने के लिए? देखिए जरा इनकी खासियत मैं आपको दिखाऊं, ये किन खासियतों से लैस है। ये देख रहे हैं, ये जो आप युद्धपोत देख रहे हैं, इसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, और 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात है, आपको नजर आ रहे हैं। F-35 जैसे सुपर फाइटर जेट इसके ऊपर तैनात हैं। हर वक्त 5000 सैनिक इस युद्धपोत पर मौजूद रहते हैं। 14 तरह के अत्याधुनिक रडार और सेंसर्स लगे हुए हैं इस पर, यह है इसकी खासियत। और रात के वक्त भी दुश्मन की हर हलचल पर यह नजर रखता है। अब देखिए आ गया यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल, यह पनडुब्बी है। 154 टोमाहॉक मिसाइलों से लैस है ये। इसमें मिसाइलें तैनात है, समंदर से हवा में भी हमला करने में ये सक्षम है, किसी भी मौसम में हमला कर सकती है और हर टारगेट को कुछ मिनटों में ध्वस्त करने का मादा है। समंदर में 800 फीट की गहराई तक अंदर जा सकती है। अब देखिए जरा, अब ये फाइटर है, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। अमेरिका का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है ये, और इसे भी तैनात कर दिया अमेरिका ने। सबसे घातक हमला करने में सक्षम है ये, 850 किलोमीटर तक हमला कर सकता है ये फाइटर। 6 से 8 आधुनिक मिसाइलें लगा सकते हैं इसमें, और हवा से हवा और हवा से जमीन में हमला करने की ताकत रखता है। और अधिकतम गति इसकी यानी रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह है इसकी ताकत। अब आपको बताऊं, ये अगर जंग के आसार बन गए, ईरान ने रात 2 बजे अगर हमला कर दिया, तो सोचिए ये क्या महायुद्ध में, तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा। अब देखिए कौन किसके साथ है, चेहरे देखिए आप। जो चेहरे जिस तरफ नजर आ रहे हैं ये उस तरफ है। चेतावनी के बाद पश्चिमी देश एक्टिव हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान से बात की है। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर, मैक्रो, ओलाफ संपर्क में है और तीनों देशों ने ईरान से युद्ध रोकने की अपील की है। तनाव कम करने के लिए कहा है, कदम उठाएं, भरोसा दिया है। लेकिन ईरान इजराइल से बदला लेने को पूरी तरह से तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो मानेंगे नहीं। खमनेई ने युद्ध का ऐलान किया है, काफी पहले कर दिया। दावा है कि युद्ध लड़ने के लिए ईरान नई फौज बना रहा है। IRGC की तर्ज पर ही नया सैन्य बल तैनात बनाया जा रहा है और इस नए सैन्य बल का नाम कासिम सुलेमानी फोर्स रखा गया है। जर्मन चांसलर ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी बात की है। गाजा में तत्काल सीजफायर की मांग की गई। अगले कुछ घंटे में मिडिल ईस्ट के लिए यह बहुत खास है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। यह जो पूरा चक्रव्यूह है,
ये डराने वाला है। सुनिए जरा, अमेरिका भी वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हम रूस और ईरान के बीच गहरी सुरक्षा साझेदारी की चेतावनी दे रहे हैं। यह साझेदारी यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है और यह दर्शाती है कि ईरान का अस्थिर करने वाला प्रभाव मध्य पूर्व और दुनिया भर में कैसे पहुंचता है। अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों जरूरत है इजराइल को बाकी पश्चिमी देशों की भी लड़ने के लिए ईरान के साथ। ताकत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं, ईरान के पास 11,80,000। यहां ईरान भारी पड़ता है। लड़ाकू विमान इजराइल के पास 241 हैं, ईरान के पास 186 है। ट्रांसपोर्ट विमान 12 इजराइल के पास हैं, 86 ईरान के पास हैं। यहां ईरान आगे है इजराइल से। इजराइल के पास हेलीकॉप्टर ज्यादा 146 हैं और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर। टैंक इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं और ईरान के पास 1,996 टैंक हैं। यह है टैंक की ताकत। सैन्य वाहन 43,000 इजराइल के पास हैं और ईरान के पास 65,000 सैन्य वाहन हैं। इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं, ईरान के पास 7 सबमरीन है। इसलिए इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भी सबमरीन भेज दी है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन साहब। दिनेश नैन साहब, मेरा सवाल यह है कि खमनेई 10 बार कह चुके हैं अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं हमला करूंगा इजराइल पर, लेकिन हमला कर नहीं रहे। खमनेई बार बार कह रहे हैं हमला करूंगा। क्या ईरान में कोई और है? क्या नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो खमनेई के ऑर्डर को रोक रहे हैं? इस्माइल हानिया की डेथ के बाद कई बार खुमैनी जो है वो बोल चुके हैं कि ईरान को इजराइल के ऊपर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ईरान हमला कर नहीं रहा है क्योंकि जो इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद, वो थोड़े से लिबरल टाइप के, वो चाहते हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ अच्छे बने और जो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं वो हटाना चाहते हैं उसको। चाहते हैं कि ईरान जो है 1979 से पहले जैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा था उस रफ्तार में वो वापस से आ जाएं। इस बात को देख के ये लगता है कि शायद खुमैनी जो करना चाह रहे थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मारा गया ठीक ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, उससे खुमैनी को यह भी डर हो गया है कि जिस प्रकार से उनके पास साथ में कुछ बॉम्ब्स वगैरह लगा दिए गए थे और इनके खुद के जो ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं या जो लोग थे वो शामिल थे, तो अब खुमैनी को खुद अपनी जान का खतरा भी होना शुरू हो गया है, इसलिए शायद वो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक दूसरे पर क्या दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, या क्या हो जाए रात 2 बजे कोई नहीं जानता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कोलकाता में सीबीआई जांच, ममता तक आंच। हुआ क्या? ममता बनर्जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई जांच से परहेज कर रही थी। कोलकाता वाले मामले में अगली तस्वीर दिखाऊं, डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले, लेकिन प्रदर्शन हुए ये कोलकाता के इसी कॉलेज में जहां रेप हुआ था डॉक्टर से। वहां के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, पटना एम्स की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, वहां भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। चारों तरफ से, देश भर से छात्र सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद दबाव बढ़ रहा था ममता बनर्जी पर। अगली तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली की आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीर है। यहां भी छात्र सड़कों पर बैठे, ये डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज खुद जेपी नड्डा आईएमए से मिले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मिले और उनके प्रतिनिधि से मिले जेपी नड्डा, क्योंकि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए झटका यह लगा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ। न सिर्फ रेप हुआ, बेरहमी से उसकी हत्या हुई। ममता बनर्जी पर आरोप कि उनकी पुलिस ने जांच शुरू करने और करने में हीलाहवाली की, इसलिए कोर्ट ने आज हथौड़ा चलाया और सीबीआई को जांच सौंप दी। रिपोर्ट देखिए। जिस सीबीआई की एंट्री ममता के बंगाल में बैन थी, वही सीबीआई अब बंगाल में एक केस की जांच करेगी और सीबीआई की जांच से ममता पर आंच बढ़ सकती है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के सवाल पर देश भर में बवाल मचा है। दिल्ली से पटना और मुंबई से भोपाल तक
शहर शहर डॉक्टर सड़क पर उतर आए, ठप होने लगे अस्पताल और ममता सरकार पर बढ़ने लगे सवाल। तब जाकर सीबीआई तक जांच आई। वैसे ममता इस बार भी सीबीआई की एंट्री टालने की तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट ने ममता को झटका दिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा आरोपी, ये आरोपी है, इसका नाम है संजय रॉय, बॉक्सर भी है, पुलिस का करीबी भी था, खबरी भी था और बैरक में ही सोता भी था। संजय रॉय गिरफ्तार हो गया है। अब अगली तस्वीर दिखाऊं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है ये हिलाकर रख देगी, रोंगटे खड़े कर देगी जिस बेरहमी के साथ उस डॉक्टर की हत्या की गई है। आपको बताऊं क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब हुआ कोलकाता की एक डॉक्टर से दरिंदगी के बाद। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया। 31 साल की डॉक्टर आरजी कर कॉलेज में काम करती थी। 8 अगस्त को रात में 5 डॉक्टर्स के साथ वो ओलंपिक मैच देख रही थी। सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतते देख रही थी। उसके साथी डॉक्टर तो मैच के बाद रात 2 बजे वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर पढ़ने के लिए सेमिनार हॉल में रुक गई। पढ़ते पढ़ते महिला डॉक्टर को नींद आ गई और सुबह उसकी लाश मिली। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम में दहलाने वाला सच सामने आया है। सेमिनार हॉल में एक दरिंदे ने डॉक्टर को गिद्ध की तरह नोचा था। डॉक्टर के मुंह पर कपड़ा ठूसकर हैवानियत की इंतहा पार कर दी। डॉक्टर के मुंह और आंख और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वारदात के अगले दिन आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। आरोपी कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ा था। वो पुलिस की टी शर्ट में बेरोक-टोक अस्पताल आता जाता था। खुलासा यह हुआ कि आरोपी संजय रॉय एक ट्रेंड बॉक्सर था। दरिंदगी के दौरान महिला डॉक्टर की आंख पर जोर से मुक्का मारा, जिससे चश्मा टूटकर पीड़ित की आंख में घुस गया था। रेप मर्डर के बाद आरोपी ने कपड़े धोए और बैरक जाकर सो गया, लेकिन जूते पर लगे खून के धब्बों और सीसीटीवी तस्वीरों से पकड़ा गया आरोपी संजय के मोबाइल में कई हिंसक और अश्लील वीडियो मिले हैं। संजय ने 4 शादियां की, लेकिन चारों पत्नियां साथ छोड़ चुकी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर, वो सब गुस्से में। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए और वेस्ट बंगाल सरकार का जो लचीला रवैया है उसे मतलब खत्म किया जाए, मतलब तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर हो। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत के मांगे पूरी हो सके। 8 अगस्त को हुआ सर, आज 13 अगस्त हो गया। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एक सीबीआई टीम के द्वारा। सिक्योरिटी हर एक इंडियन सिटीजन का बेसिक राइट है। हम एज ए डॉक्टर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बस वर्किंग प्लेस पे अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और अगर नेशन वाइड इस मूवमेंट को भी इग्नोर किया जा रहा है तो ये इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है। अब देखिए क्या हुआ। ये मामला पहुंच गया कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले की कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता सरकार ने एक तारीख मुकर्रर कर दी थी कि इस तारीख तक जांच होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट पर ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की जांच का जिम्मा अदालत ने सीबीआई को सौंप दिया। अभी तक बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, यानी राज्य सरकार इस दरिंदगी की जांच कर रही थी। ममता ने कहा 18 अगस्त तक पुलिस के पास डेडलाइन है, इसके बाद अगर न सुलझा तो सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन उससे पहले ही अदालत ने मामला सीबीआई को दे दिया है। अब एसआईटी को कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस देना है, यानी केस से जुड़े सारे सबूत रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी को सौंपना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पुलिस को जांच का समय दिया, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे, इसलिए ममता तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए ये केस ममता सरकार के द्वारा। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी सवाल उठाए हैं। घटना को लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष सक्रिय क्यों नहीं थे?
संदीप ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ दिया था, तो 12 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति कैसे हो गई? दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने की आखिर जल्दी क्या थी? प्रिंसिपल का काम नहीं करेंगे, उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने दिया जाए। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम ऑर्डर देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील कौस्तुभ बागची। कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, जो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज़ कंसिडर किया है, ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। अब ममता सरकार घिर गई है। ममता सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। देखिए जरा, सवाल किए जा रहा है उनसे। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा, कॉलेज में दरिंदगी के बाद ममता सरकार ने छिपाने की कोशिश की है। बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराध चरम पर है और महिलाएं सुरक्षित हैं। कुणाल घोष ने कहा, ममता जी ने पहले ही कहा था कि सीबीआई से जांच कराएंगे। एक आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस काम कर रही थी। कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी विरोध के बहाने बंगाल में सिर्फ नाटक कर रही। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कोलकाता में हैवानियत के बाद अपराधियों को संरक्षण मिला है। वारदात के बाद प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों नियुक्त किया गया? सीबीआई जांच में देरी क्या हेरफेर और सबूत मिटाने के लिए है? मोहम्मद सलीम ने कहा, सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ डर में बदल गई है। वो कह रहे हैं टीएमसी सरकार में बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं बचा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, सीएम के प्राइवेट डॉक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल अरेस्ट हो, वही जूनियर डॉक्टर से क्रूरता और हत्या के मास्टरमाइंड हैं। कानून की बदहाली के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, महिला डॉक्टर से दरिंदगी ने बंगाल की छवि पर दाग लगा दिया है। वो दिन दूर नहीं जब कोलकाता को रेप कैपिटल ना कहा जाने लगे। सुनिए जरा, अब कोलकाता में भी सियासत हावी है और सियासी संग्राम छिड़ा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। सीएम बोल दिया था, अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया। बंगाल का हर केस में सीबीआई का तस्वीर अच्छा नहीं। पोस्ट पोल वायलेंस में भी सीबीआई का काम सब लोग संतुष्ट नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई हुई डिमांड, विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपको एक बेटी की निर्मम हत्या में कुछ भी दर्द है तो होने दीजिए। आपकी पुलिस कैसे काम करती है पूरा देश देख चुका है। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक रेप का आरोपी जिस पर सीबीआई जांच करेगी। एक रेप का आरोपी जो सजा भी काट रहा है और बाहर मस्ती भी कर रहा है। राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? लव चार्जर बाबा बाहर आ जाते हैं। आप यकीन मानिए 200 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रह लिया ये शख्स। अगली तस्वीर देखिए, ये काफिला है, जेल से निकला राम रहीम का काफिला पूरे लाव लश्कर के साथ। गाड़ियां गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 10 12 गाड़ियां से कम नहीं, शायद उससे ज्यादा ही होंगी। ये निकल रहा है एक रेप का दोषी। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद ये अपने आश्रम भी पहुंच गया। ये आश्रम में पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें भी लगी हुई हैं आश्रम के अंदर। अब देखिए, हरियाणा में चुनाव है और बाबा फिलहाल बाहर आ गए। देखिए कैसे बाहर आ जाता है बार बार अलग अलग रूप में। रेपिस्ट राम रहीम फिर जेल से बाहर आ गया है।
हरियाणा के सुनारिया जेल से बाहर आया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। फरलो लंबी सजा पाए कैदियों को मिलती है। फरलो लेना कैदी का अधिकार है। राज्य सरकार ही फरलो की मंजूरी देती है। मंगलवार सुबह 6:45 बजे राम रहीम जेल से निकला। जेल से सीधा यूपी के बागपत में बरनवा आश्रम पहुंचा। राम रहीम को 10वीं बार जेल से बाहर आया है। ये सोचिए, सजा के दौरान जनवरी में 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। राम रहीम बरनवा आश्रम में ही रहेगा। इसी शर्त पर फरलो दी गई है उसे। वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा नहीं जाएगा। पुलिस की सुरक्षा में ही राम रहीम को रहना होगा। 2 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राम रहीम को सोच समझ कर ही फरलो या पैरोल दी जाए। राम रहीम डेरा में रहने वाली 2 साध्वी से रेप का दोषी है। 20 साल की सजा काट रहा है जेल में अब तक। 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी और राम रहीम अब तक सोचिए, अब तक 200 से ज्यादा दिन बाहर बिता चुका है। ये न्याय का भी मजाक है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।